सब लोग हैरान थे कि आखिर ये लोग उस मॉन्स्टर के अंदर पहुंचे कैसे, लेकिन सूपिंग बस ठंडी नजरों से वाइस मास्टर को देख रहा था। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, तुम हमेशा अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते रहे और आखिर में कार्मा ने तुम्हें यहीं लाकर पटक दिया। सूपिंग के साथियों को शक हुआ कि शायद शहर से भागते वक्त इसी क्रीचर ने वाइस मास्टर और उसके आदमियों पर हमला कर दिया होगा। कम से कम अच्छी बात यह थी कि वो अभी तक जिंदा थे। वाइस मास्टर अब शर्मनाक हालत में सूपिंग से अपनी जान की भीख मांग रहा था। उसने जल्दी जल्दी कहा, मैं वॉइड केव रेल्म तक पहुंच चुका हूं। अगर तुम हमें बचा लो तो हम सब मिलकर बीस्ट हॉर्ड से लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन सूपिंग ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने ट्रांसफॉर्मेशन को हटाकर वो सीधे डाउजन की तरफ मुड़ा और पूछा, इन लोगों ने इन्वेजन के दौरान आखिर किया क्या था? डाउजन ने बिना डरे पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, शुरुआती प्लान ये था कि सभी मिलकर मॉन्स्टर्स को खत्म करेंगे और शुरुआत में वाइस मास्टर भी इस प्लान से सहमत था, लेकिन डेप्यूटी मास्टर अपनी मदद के बदले भारी पेमेंट मांग रहा था और आखिर में उस कमीने ने लड़ाई में मदद तक नहीं की। उसने पूरा काम बीस्ट टेमर्स पर छोड़ दिया और जैसे ही हालात खतरनाक हुए वो डर कर भाग गया। डाउजन ने आगे बताया, उस मॉन्स्टर की एब्जॉर्प्शन एबिलिटी बेहद डरावनी है। वो लगातार बीस्ट टेमर्स को निगल रहा था। इसी वजह से वाइस मास्टर डर कर भागना चाहता था। ये सुनते ही वाइस मास्टर और उसके साथी तुरंत डिफेंसिव होने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, डाउजन झूठ बोल रहा है, हम गलत नहीं थे। लेकिन अब सूपिंग का गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था। इन लोगों ने पहले शहर की दौलत लूटने की कोशिश की और जब लोगों को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब ये भाग गए। सूपिंग ने ठंडे स्वर में कहा, तुम लोग सिर्फ डिजर्टर्स हो और डिजर्टर्स का सिर्फ एक अंजाम होता है। ये सुनते ही वाइस मास्टर घबराकर गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन अगर तुम हमें बचा लो तो मैं भारी रिवॉर्ड्स दूंगा। डाउजन ने धीरे से कहा, आमतौर पर डिजर्टर्स को मौके पर ही एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, लेकिन अगर 4 लेजेंडरी रैंकर्स को मार दिया गया तो हमारी ताकत कम हो सकती है। लेकिन सूपिंग को इसकी परवाह नहीं थी। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, कभी कभी मरे हुए लोग जिंदा लोगों से ज्यादा काम आते हैं। अगले ही पल उसने लिल स्केली को अंतिम वार करने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले कि हमला हो पाता वो बीस्ट किंग अचानक पागलों की तरह दहाड़ उठा। बूम! भयानक शॉक वेव्स ने सबको दूर उड़ा दिया। क्रीचर ने तेजी से घूमती हुई एनर्जी वेव्स छोड़ी और अपने चारों तरफ विशाल पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी। असल में वो भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सूपिंग उसे जिंदा छोड़ने वाला नहीं था। वो बिजली की गति से उसके पीछे दौड़ा। उधर लिल स्केली भी लगातार अटैक्स कर रहा था और बीस्ट किंग बस खत्म होने ही वाला था। लेकिन इसी बीच अंदर फंसा वाइस मास्टर चिल्ला चिल्ला कर खुद को महान दिखाने की कोशिश कर रहा था, मानो इस लड़ाई में सबसे बड़ा योगदान उसी का हो। लेकिन असली सच्चाई कुछ और थी। वो जानबूझकर अपनी एनर्जी उस बीस्ट किंग को अब्सॉर्ब करने दे रहा था ताकि मॉन्स्टर और ज्यादा ताकतवर बन जाए और वहां मौजूद सभी लोग मारे जाएं। ये देखकर डाउजन का खून खौल उठा। उसने गुस्से में कहा, तुम लेजेंडरी वॉरियर्स के नाम पर कलंक हो। तुम जैसे इंसान को वॉरियर कहलाने का भी हक नहीं है। उस बीस्ट किंग ने वाइस मास्टर की एनर्जी अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा खतरनाक एस्ट्रल एनर्जी हासिल कर ली और अगले ही पल उसका पूरा शरीर इवॉल्व होने लगा। अब वो पहले से भी ज्यादा डरावना और शक्तिशाली दिख रहा था। उसकी काउंटलेस वाइन्स पर विशाल स्पाइक्स उगाए जो किसी भी इंसान को पल भर में चीर सकते थे। लेकिन सूपिंग की ऑरा अब इतनी टेरिफाइंग हो चुकी थी कि उसकी मौजूदगी ही पूरे बैटलफील्ड पर साया डाल रही थी। डाउजन और बाकी वॉरियर्स समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कैसी शक्ति है। अचानक पूरा आसमान अंधेरे में डूब गया। क्षितिज के पार से बस 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं, जो सबको घूर रही थीं। वाइस मास्टर घबराकर बोला, क्या ये कोई बैरियर है? और सच कहें तो ये बिल्कुल किसी डोमेन एक्सपेंशन जैसा लग रहा था। लेकिन अगला पल उससे भी ज्यादा भयानक था। लिल स्केली बिजली की गति से आगे बढ़ा और उसने बीस्ट किंग की वाइन्स को एक एक करके काट डाला। फ्लैश! फिर उसकी दोनों टांगें भी अलग कर दी। वो विशाल क्रीचर सीधे घुटनों पर गिर पड़ा, पूरी तरह इमोबिलाइज होकर। वाइस मास्टर शॉक में था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बीस्ट किंग पलटकर हमला क्यों नहीं कर रहा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक स्विश! एक काली चमक बैटलफील्ड से गुजरी और अगले ही पल वाइस मास्टर और उसके साथियों की जान खत्म हो गई। उनके शरीर वहीं कटकर गिर पड़े। उसी समय पूरा अंधेरा भी धीरे धीरे गायब होने लगा और साथ ही वो बीस्ट किंग भी खत्म हो गया। युद्ध का वो भयानक हिस्सा आखिरकार समाप्त हो चुका था। सूपिंग ने धीरे से अपनी एबिलिटी वापस ले ली।
बाकी लोग अब भी शॉक में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उसने वॉइड लेवल मॉन्स्टर को इतनी आसानी से कैसे मार दिया। तब सुपिंग ने बताया ये एबिलिटी उसे सॉर्सरर ट्राइब के वू क्लैन से मिली थी। यह सुनते ही बाकी लोग उसकी और भी ज्यादा तारीफ करने लगे, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। दूर से और भी मॉन्स्टर टाइड्स शहर की तरफ बढ़ रही थीं। डाओ जुन तुरंत अपनी तलवार संभालकर अगले युद्ध के लिए तैयार हो गया। उधर सुपिंग ने लिल स्केली की तारीफ की और उसे सोल पोजेशन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। फ्यूजन प्रोसेस के दौरान सुपिंग इस एबिलिटी को एम्पलीफाई कर सकता था, जिससे स्केली की शक्ति दोगुनी हो जाती थी। शुरुआत में लिल स्केली सिर्फ एक कॉर्प्स को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अब वो एक साथ 2 कॉर्प्सेस तक संभाल सकता था। और अगर सुपिंग अपनी बूस्ट एबिलिटी इस्तेमाल करे तो वो 4 कॉर्प्सेस तक कंट्रोल कर सकता था, जिसमें वाइस मास्टर का शरीर भी शामिल था। सबसे पहले उसने एक भयानक ग्रिम रीपर स्पिरिट को समन किया। बाकी वॉरियर्स ये देखकर दंग रह गए। फिर उस डार्क स्पिरिट ने अपनी पपेट्री टेक्निक एक्टिवेट की और जबरदस्ती वाइस मास्टर की सोल को बाहर खींच लिया। वाइस मास्टर चीखते हुए बोला, मरने के बाद भी तुम मुझे चैन से नहीं रहने दोगे। लेकिन ग्रिम रीपर बस ठंडी हंसी हंसता रहा। उसने उन सोल्स का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम जैसे लोग गोस्ट बनने का सपना भी कैसे देख सकते हो। अगले ही पल चारों लेजेंडरी वॉरियर्स की सोल्स पूरी तरह कंट्रोल में आ गईं। अब वो इंसान नहीं रहे थे, बल्कि ह्यूमैनिटी और सुपिंग के लिए लड़ने वाली पपेट्स बन चुके थे, और वो तब तक लड़ते रहेंगे जब तक उनके शरीर पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाते। उधर मॉन्स्टर टाइड्स फिर से शहर को निगलने आगे बढ़ रही थीं और डाओ जुन के साथ बाकी लेजेंडरी रैंकर्स अंतिम युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। बाकी सभी वॉरियर्स भी अब पूरी ताकत से मॉन्स्टर टाइड का सामना करने के लिए तैयार खड़े थे और सुपिंग को अपने प्लान पर पूरा भरोसा था। अगले ही पल वाइस मास्टर का अनडेड बॉडी हवा में उठा और उसके हाथ में वॉइड बेन स्वॉर्ड प्रकट हो गई। उसने सिर्फ एक ही बार में मॉन्स्टर्स की पूरी हॉर्ड को खत्म कर डाला। साधारण वॉरियर्स ये देखकर पूरी तरह स्टन रह गए, क्योंकि ये वही सीक्रेट आर्ट थी जिसे उस बूढ़े वाइस मास्टर ने पहले कभी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया था। मतलब वो शुरू से अपनी असली ताकत छुपाकर बैठा था। उधर बाकी 3 लेजेंडरी रैंकर्स की पपेट्स भी युद्ध में कूद पड़ी। उनमें से एक तो ग्रीन लैंटर्न जैसी ताकत से पंचेस बरसा रहा था, जबकि बाकी 2 टिपिकल मेज स्टाइल में स्पेल्स चला रहे थे। पूरा बैटलफील्ड अब उनकी शक्ति से कांप रहा था। वॉरियर्स हैरान थे, क्योंकि मॉन्स्टर टाइड सच में पीछे धकेली जा रही थी। डाओ जुन गुस्से में बोला, इन लोगों ने अपनी सर्वाइवल के लिए कितनी टेक्निक्स छुपा कर रखी थीं। ये लेजेंड्स कहलाने लायक नहीं है। लेकिन सुपिंग सिर्फ एक बात से दुखी था, उनकी पेट्स के साथ बॉन्ड टूट चुका था, वरना वो उन बीस्ट्स को इस्तेमाल करके पूरी मॉन्स्टर स्वॉर्म को खत्म कर सकता था। उधर लॉन्गजंग सिटी के आम लोग असल सच्चाई नहीं जानते थे। उन्हें सच में लग रहा था कि वाइस मास्टर अपनी मर्जी से शहर के लिए लड़ रहा है। कुछ लोगों ने दूर से सुपिंग की सिलुएट भी देख ली और फिर उन्होंने सोचा शायद सुपिंग ने ही वाइस मास्टर और बाकी लेजेंड्स को लड़ने के लिए मना लिया होगा। आखिरकार पूरी बीस्ट टाइड खत्म कर दी गई। लॉन्गजंग सिटी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जीत हासिल कर ली। डाओ जुन ने सुपिंग की तरफ देखकर कहा, अगर तुम नहीं होते तो ये शहर आज खत्म हो चुका होता। लेकिन सुपिंग ने सारा क्रेडिट अपने साथियों को दिया। उसने कहा, तुम लोगों ने फ्रंट लाइन संभाल कर मौका बनाया, वरना मैं कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब उसके पास रुकने का समय नहीं था। उसे दूसरे शहरों में भी लोगों की जान बचाने जाना था। तभी जाने से पहले मेयर उसके पास आया। उसने कहा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और अब बेस सिटी के पास कोई कमांडर नहीं बचा। अगर जल्दी लीडरशिप नहीं मिली तो शहर फिर केओस में डूब जाएगा। सुपिंग ने बिना देर किए डाओ जुन को नया लीडर अपॉइंट कर दिया, लेकिन डाओ जुन तुरंत पीछे हट गया। उसने कहा, मैं कोई पावरफुल रैंकर नहीं हूँ, मैं ये जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा। तभी सुपिंग आगे बढ़ा और उसने चारों लेजेंडरी रैंकर्स के बॉडीज से एस्ट्रल फोर्स खींच ली। साथ ही उनकी स्टोरेज रिंग्स भी अपने पास ले ली। उन रिंग्स के अंदर एंडलेस ट्रेजर्स भरे हुए थे, जो शहर की मदद के लिए बेहद जरूरी थे। इसके बाद सुपिंग ने वो चारों पपेट वॉरियर्स भी डाओ जुन के हवाले कर दिए, ताकि अगर फिर कोई बीस्ट हॉर्ड निम्मया में तो शहर खुद की रक्षा कर सके। अब डाओ जुन के हाथ में सिर्फ लीडरशिप नहीं, बल्कि पूरे शहर की उम्मीद थी। उसने रिंग्स को मजबूती से पकड़ा और शहर की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। लेकिन मेयर अब भी हैरान था। उसने पूछा, सुपिंग, तुम इतनी आसानी से ये सारी ताकत और ट्रेजर्स किसी और को क्यों दे रहे हो? मेयर अब भी समझ नहीं पा रहा था कि सुपिंग इतनी बड़ी ताकत और ट्रेजर्स बिना कुछ लिए क्यों दे रहा है। लेकिन सुपिंग ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर हमें जिंदा रहना है तो ये सब करना जरूरी है। उसके लिए ये कोई एहसान नहीं था, बल्कि सर्वाइवल की बेसिक रिक्वायरमेंट थी। तभी डाओ जुन अचानक आगे आया
उसने सूपिंग से विनती की, क्या तुम इस शहर में भी अपनी एक ब्रांच खोल सकते हो? हम लोग जमीन की पूरी कीमत देने को तैयार हैं, क्योंकि तुमने इस शहर के लिए जो किया है उसके बाद हम तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। सूपिंग कुछ पल सोचता रहा, फिर उसने ये डील स्वीकार कर ली। उसने कहा, जरूरत पड़ने पर मैं टेलीपोर्ट होकर यहाँ आता रहूंगा और इस बिजनेस को मेरी सिस्टर संभालेगी। इतना कहकर वो तुरंत अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़ा। उधर नाइटफॉल माउंटेन अब पूरी तरह रिपेयर हो चुका था। पिछली लड़ाई के सारे निशान लगभग मिट चुके थे। उसी समय फेडरेशन की एक विशाल स्टारशिप आसमान में उड़ती दिखाई दी। पीक टावर्स हेडक्वार्टर्स के अंदर इंटरस्टेलर फेडरेशन का एक आदमी शिकायत लेकर आया था। इंस्ट्रक्टर फैंग उसे ब्लू प्लैनेट की मौजूदा स्थिति समझा रहा था। पूरा ग्रह इस समय मॉन्स्टर टाइड्स से जूझ रहा था और टावर मास्टर खुद सब कॉन्टिनेंटल रीजन में मौजूद था, जहां वो अपने काम में बेहद व्यस्त था। इसी बीच वहां मौजूद एक शराबी बूढ़ा आदमी इंस्ट्रक्टर फैंग को रोककर उसे अपनी 300 साल पुरानी वाइन ऑफर करने लगा। इंस्ट्रक्टर फैंग ने जैसे ही वो वाइन पी, उसकी आंखें फैल गईं। उसने कहा, इस लेवल की रेयर वाइन इस प्लैनेट पर मिलना सच में हैरान करने वाली बात है। उसी समय सेशन के लिए कैंडिडेट्स को अंदर लाया गया। इंस्ट्रक्टर फैंग एक एक करके सभी का निरीक्षण करने लगा। सबसे पहले उसकी नजर युएन लिंगलू पर पड़ी। उसने कहा, इस लड़की के पास इंटरेस्टिंग फायर टाइप फिजिक है, लेकिन इसके अलावा कुछ खास नहीं। फिर उसने दूसरे कैंडिडेट को देखा। उस लड़के के पास लेटेंट पोटेंशियल और आइस फिजिक था, लेकिन वो भी उसकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरा। उधर पिनिकल टावर के मेंबर्स अभी भी वाइस मास्टर के लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तभी एक नई रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि वाइस मास्टर और उसकी पूरी टीम को एक शक्तिशाली मॉन्स्टर ने मार डाला। ये खबर सुनकर वहां मौजूद आदमी शॉक में पड़ गया, क्योंकि उसने कभी ऐसा प्लॉट ट्विस्ट सोचा ही नहीं था और तुरंत उसके दिमाग में एक ही नाम आया, सूपिंग। आखिर वाइस टावर मास्टर इतना शक्तिशाली था कि कोई साधारण वॉइड केव क्रीचर उसे मार ही नहीं सकता था। तभी इंस्ट्रक्टर फैंग उनकी बातचीत सुनकर आगे आया। उसने पूछा, उस लड़के की उम्र कितनी है? जब उसे पता चला कि सूपिंग सिर्फ 18 साल का है और उसने वॉइड लेवल मॉन्स्टर को हरा दिया, तो उसकी आंखों में तुरंत दिलचस्पी चमक उठी। उसने कहा, यही वो टैलेंट है जिसकी मुझे तलाश थी। अब वो सूपिंग से पर्सनली मिलना चाहता था ताकि उसका पूरा इंटरव्यू और एनालिसिस कर सके। उधर जब सूपिंग अपने मेन बेस पर वापस लौटा तो वहां अंकल चिन उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उनके पास अच्छी और बुरी दोनों तरह की खबरें थीं। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद बाकी सभी सिटी ब्रांचेस पर लगातार हमले होने लगे। बाकी सभी सिटी ब्रांचेस पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया था, लेकिन अच्छी बात यह रही कि कई जगह अचानक बीस्ट टेमर्स पहुंच गए और उन्होंने लोगों की जान बचा ली। इतना ही नहीं, इस वक्त शॉप के बाहर कई लेजेंडरी रैंकर्स भी सूपिंग का इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर सूपिंग थोड़ा क्यूरियस हो गया, आखिर ऐसी कौन सी अच्छी खबर है? तब अंकल चिन ने मुस्कुराते हुए कहा, इंटरस्टेलर फेडरेशन की एक बेहद प्रेस्टिजियस एकेडमी तुम्हें स्काउट करना चाहती है और वो लोग तुम्हारी परफॉर्मेंस से काफी प्रभावित हैं। सूपिंग थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि इस पूरी सिचुएशन में एकेडमी का क्या मतलब है। उसने सीधे पूछा, क्या वहां फेट रेल्म के पावर हाउसेस भी मौजूद हैं? अंकल चिन ने जवाब दिया, शुमिया एकेडमी फेडरेशन की सबसे बेहतरीन एकेडमी मानी जाती है। वहां के टीचर्स तक फेट लेवल पर हैं और इंस्ट्रक्टर फैंग की कल्टिवेशन स्ट्रेंथ तो टावर मास्टर से भी ऊपर है। वो स्टारी स्काई रेल्म तक पहुंच चुका है। ये सुनते ही सूपिंग की आंखों में उम्मीद चमक उठी, क्योंकि अगर फेडरेशन मदद करे तो ब्लू प्लैनेट की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। उसने तुरंत इंस्ट्रक्टर फैंग से मिलने की इच्छा जताई। अगले ही पल एक होलोग्राम उसके सामने प्रकट हुआ। इंस्ट्रक्टर फैंग ने सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की, फिर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा टैलेंट काफी इंप्रेसिव है। अगर तुम एकेडमी ज्वाइन कर लो तो तुम्हें एंडलेस रिसोर्सेज मिलेंगे और भविष्य में स्टारी स्काई रेल्म तक पहुंचने का रास्ता भी। ऑफर बहुत बड़ा था, लेकिन सूपिंग के दिमाग में अभी सिर्फ ब्लू प्लैनेट था। उसने गंभीर आवाज में कहा, इस प्लैनेट पर लोग मर रहे हैं, मुझे फेडरेशन की मदद चाहिए, कृपया ब्लू प्लैनेट को बचा लीजिए। लेकिन इंस्ट्रक्टर फैंग ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, फेडरेशन के स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और उन रूल्स के मुताबिक वो किसी प्लैनेट के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर नहीं कर सकते। सूपिंग ने गुस्से में कहा, मुझे ऐसे रूल्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लोगों को बचा लीजिए। लेकिन फैंग ने फिर वही जवाब दोहराया। इस बार उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी। सूपिंग का गुस्सा अब बढ़ने लगा था। उसने कहा, आप लोग सामने खड़े होकर ह्यूमैनिटी को मरते देख रहे हैं, जबकि आपकी एक स्ट्राइक पूरी बीस्ट टाइड को खत्म कर सकती है।
लेकिन तीसरी बार भी इंस्ट्रक्टर फैंग ने वही नियम दोहरा दिए। वो किसी भी हालत में मदद करने को तैयार नहीं था। बस यहीं सुपिंग का सब्र टूट गया। उसने गुस्से में फेडरेशन और उस एकेडमी को बुरी तरह कोस दिया और साफ कह दिया, मैं ऐसी घटिया एकेडमी ज्वाइन नहीं करूंगा जहां लोग ताकतवर होकर भी इंसानों को मरता देखते रहें। सुपिंग की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा और नफरत थी और वो सीधे फेडरेशन के सबसे ताकतवर लोगों में से एक इंसान को चुनौती दे रहा था। दोस्त ये देखकर पूरी तरह शॉक में पड़ गए, क्योंकि फैंग इतना शक्तिशाली था कि उसकी एक वेव पूरी सिटीज को मिटा सकती थी। लेकिन सुपिंग ने बिना डरे सीधे कॉल काट दिया। पूरा कमरा कुछ पल के लिए शांत हो गया। यहाँ तक कि पिनिकल टावर के मेंबर्स भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक 18 साल का लड़का फेडरेशन इंस्ट्रक्टर के मुंह पर कॉल काट सकता है। वो लोग तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश करने लगे और इंस्ट्रक्टर फैंग से कहने लगे कि कृपया उस लड़के को माफ कर दीजिए, वो अभी इमोशनल हालत में है। इंस्ट्रक्टर फैंग अब पूरी तरह निराश हो चुका था। उसने ब्लू प्लैनेट को एक पिछड़ा हुआ बैकवाटर प्लैनेट कहकर अपमानित किया और आखिरकार उन्हीं कैंडिडेट्स को चुनने का फैसला किया जिन्हें उसने पहले पसंद किया था। कुछ ही देर बाद फेडरेशन की स्टारशिप आसमान में उड़ती हुई प्लैनेट से दूर चली गई। उधर युआन लिंगलू जहाज के अंदर खड़ी आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी। उसने मन ही मन कसम खाई, एक दिन वो सुपिंग को पीछे छोड़ देगी। उधर ब्लू प्लैनेट पर असल में कॉल को खत्म करने वाला इंसान अंकल चिन था। उसी ने डिवाइस तोड़ दिया था ताकि गुस्से में सुपिंग कुछ और भयानक ना बोल दे। लेकिन तभी एक और खतरनाक खबर आ गई। नॉर्थ यूरोप रीजन पूरी तरह एनाइलेट हो चुका था। ये खबर सुनते ही सुपिंग का चेहरा जम गया। करीब 1 बिलियन लोग मारे जा चुके थे। उनकी जान उन बीस्ट्स ने निगल ली थी, जबकि उस पूरे रीजन को खुद टावर मास्टर ने पर्सनली फोर्टिफाई किया था। अब अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो बाकी सिटीज का भी यही हाल होने वाला था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कुछ और थी। इन बीस्ट टाइड्स में लगातार किंग बीस्ट्स दिखाई दे रहे थे और इस समय इंसानों और उन मॉन्स्टर्स के बीच स्ट्रेंथ गैप बहुत ज्यादा था। इसीलिए सुपिंग तुरंत अपनी मेट के पास गया और पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे टाइटल्ड रैंकर्स इवॉल्व हो सकें? तब मेड ने समझाया, लेजेंड रैंक कोई इम्पॉसिबल रेल्म नहीं है। असल में हायर बीइंग्स के लिए ये सिर्फ शुरुआती कल्टीवेशन लेवल माना जाता है। उसने कहा, अगर वो लोग पर्याप्त डिवाइन फ्रूट्स इकट्ठा कर लें तो ज्यादातर रैंकर्स सीधे लेजेंड टियर तक पहुंच सकते हैं। ये सुनते ही सुपिंग के अंदर फिर से उम्मीद जाग उठी। उसने तुरंत डिटेल्स पूछी, लेकिन मेड ने ठंडी आवाज में कहा, इतना समझाना समय की बर्बादी है कि ब्लू प्लैनेट में ऐसे डिवाइन फ्रूट्स पैदा करने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन उसके पास खुद ऐसा एक फ्रूट मौजूद था जो किसी इंसान को सीधे लेजेंड रैंक तक पहुंचा सकता था। हालांकि इसकी कीमत बहुत भारी थी। अगर कोई इस फ्रूट से लेजेंड रैंक में पहुंचेगा तो उसकी फ्यूचर पोटेंशियल हमेशा के लिए सील हो जाएगी। मतलब वो इंसान जिंदगी भर लेजेंडरी रियल्म से आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन मेड की वार्निंग्स के बावजूद सुपिंग इसे ब्लेसिंग की तरह देख रहा था। उसने तुरंत कहा, तो मुझे ऐसे और फ्रूट्स चाहिए। ये सुनकर मेड थोड़ी ऑफेंडेड हो गई, लेकिन सुपिंग की सोच अलग थी। उसने कहा, ज्यादातर लोग वैसे भी कभी लेजेंड रैंक तक नहीं पहुंच पाते। अगर ये फ्रूट्स उनकी मदद कर सकते हैं तो ये बुरी डील नहीं है। इतना ही नहीं, उसके शॉप में ओशन लेवल किंग बीस्ट्स भी मौजूद थे। उसका प्लान था उन्हें बेचकर ज्यादा से ज्यादा डिवाइन फ्रूट्स खरीदना। लेकिन मेड को ये डील पसंद नहीं आई। उसने नया प्रस्ताव रखा, एक वॉइड केव लेवल बीस्ट के बदले एक एम्प्लॉई पॉइंट। ये सुनकर सुपिंग भी हैरान रह गया। अगले ही पल सिस्टम स्क्रीन उसके सामने पॉपअप अप हुई। उसमें 40 पॉइंट्स की डील दिखाई दे रही थी। सुपिंग अब पूरी तरह परेशान हो चुका था। उसने गुस्से में सिस्टम को आदेश दिया, फॉलन लैंड को हमारा नेक्स्ट लोकेशन सेट करो। अगले ही पल एक विशाल पोर्टल खुल गया। सुपिंग और उसकी मेड दोनों उस पोर्टल के अंदर कदम रखकर फॉलन लैंड पहुंच गए और वहां पहुंचते ही उस देवी जैसी मेड का स्वागत उसका लॉयल सर्वेंट करने आगे आया। गॉडेस अब डिवाइन अबिस देखना चाहती थी ताकि वो वहां से 40 वॉइड केव लेवल बीस्ट्स चुन सके। इसलिए उसका सर्वेंट उन्हें उस जगह की तरफ ले गया। वो जगह असल में फॉलन लैंड की सबसे बड़ी प्रिजन थी, जहां अपनी अपनी रैंक्स के सबसे खतरनाक बीस्ट्स कैद थे। जैसे ही सुपिंग वहां पहुंचा, उसे तुरंत महसूस हो गया कि इन मॉन्स्टर्स की कॉम्बैट पावर उन सभी मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा थी जिनका उसने अब तक सामना किया था। सिर्फ वहां खड़े रहने भर से उसकी बॉडी पर प्रेशर महसूस हो रहा था। अब उसे समझ आ गया था कि जो पॉइंट्स उसने खर्च किए हैं वो सच में इस इन्वेस्टमेंट के लायक थे। तभी गॉडेस ने अपने सर्वेंट को आदेश दिया, सभी बीस्ट्स को बाहर लाओ। अगले ही पल
पूरा प्रिजन कांप उठा। भयानक एनर्जीज एक जगह इकट्ठा होने लगी और धीरे धीरे सभी रिक्वेस्टेड बेहेमथ्स वहां समन हो गए। सुपिंग ये देखकर दंग रह गया। गॉड रेस इतनी कैजुअली इतने सारे वॉइड केव मॉन्स्टर्स को सप्रेस कर सकती थी, ये बात ही डरावनी थी। लेकिन फिलहाल वो उनकी स्ट्रेंथ देखकर संतुष्ट था, क्योंकि यही बीस्ट्स उसके आने वाले प्लान्स की सबसे बड़ी ताकत बनने वाले थे। कुछ ही देर में 40 मॉन्स्टर्स प्रिजन के अंदर एक लाइन में अरेंज हो गए। सुपिंग को उम्मीद थी कि वो रेजिस्ट करेंगे, लेकिन हैरानी की बात, वो सभी क्रीचर्स पूरी तरह ओबीडियंट थे। उनकी आंखों में रिबेलियन तक नहीं था। मिशन पूरा होने पर गॉडेस को उसके पॉइंट्स मिल गए और अब सुपिंग के पास बेचने के लिए 40 वॉइड केव लेवल पेट्स तैयार थे। अगले ही पल उसने एल्डर ली को खबर भेजी। उसने कहा, हमारे पास नई शिपमेंट तैयार है। उधर कॉल पर एल्डर ली लगातार रिपोर्ट सुन रहा था। नई मॉन्स्टर टाइड्स लगातार सिटीज पर हमला कर रही थीं और हर टाइड में नए किंग बीस्ट्स शामिल थे। अब हालात इतने खराब हो चुके थे कि एल्डर ली भी कुछ वॉइड लेवल बीस्ट्स खरीदना चाहता था, ताकि इंसानों की तरफ से लड़ाई मजबूत हो सके। बाकी सिटीज की हालत भी लगभग ऐसी ही थी। कुछ समय बाद एल्डर ली खुद शहर में पहुंच गया। उसे देखकर सिविलियंस तक हैरान रह गए, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग बात थी, सुपिंग की शॉप पर मौजूद कस्टमर्स की संख्या। पूरा एरिया लोगों से भरा हुआ था। वहीं एल्डर ली की मुलाकात कैप्टन वुक शू से हुई। दोनों यहाँ एक ही वजह से आए थे। फॉर्मेशन कोलैप्स होने के बाद उनकी पूरी टीम अलग हो गई थी और अकेले वो मॉन्स्टर हॉर्ड्स का सामना नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए वो लोग यहाँ रेफ्यूज लेने आए थे और संयोग से एक दूसरे से मिल गए। तभी भीड़ के सामने सुपिंग स्टेज पर चढ़ा और पूरे हॉल का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसने घोषणा की, वॉइड बीस्ट्स की सेल अब शुरू होने वाली है। उसने पहले से 40 स्पेशल रिंग्स तैयार कर रखी थीं, जिनमें हर बीस्ट सील था। सुपिंग ने कहा, बस रिंग को टच करो और तुम्हें उस बीस्ट की ऑरा और उसकी पूरी जानकारी महसूस हो जाएगी। भीड़ में से एक आदमी आगे आया और जैसे ही उसने रिंग को छुआ, अचानक एक विशाल होलोग्राम प्रकट हो गया। उस मॉन्स्टर की टेरिफाइंग ऑरा पूरे हॉल में फैल गई। लोग डर से पीछे हट गए, लेकिन उनकी आंखों में एक्साइटमेंट भी साफ दिखाई दे रही थी। सुपिंग ने शांत आवाज में कहा, अगर कोई इन बीस्ट से संतुष्ट हो तो परचेस कंफर्म कर सकता है। लेकिन कुछ लोग इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स देखकर डर गए और तुरंत वहां से निकल गए। तभी लीडर वुक शू आगे आया। उसने गंभीर आवाज में कहा, यहाँ तक कि पिनिकल टावर के पास भी सिर्फ 2 किंग बीस्ट्स हैं जो इस लेवल तक पहुंचते हैं। लेकिन सुपिंग का एक साथ 40 वॉइड केव लेवल बीस्ट लेकर आना, ये पूरी तरह पागलपन है। भीड़ में मौजूद एक कस्टमर अचानक चिल्ला उठा, क्योंकि उन 20 में से एक के अंदर गॉड रेल्म ब्लड लाइन थी। ये सुनते ही पूरा हॉल शॉक में डूब गया। उधर वुकू ने ध्यान दिया कि उन मॉन्स्टर्स में से एक वॉइड केव रेल्म के बिल्कुल पीक पर था। अब वो दोनों पूरी तरह एक्साइटेड हो चुके थे। उन्हें उस बीस्ट को पाने के लिए किसी भी कीमत की परवाह नहीं थी। तभी सुपिंग ने आखिरकार प्राइस रिवील की। हर एक बीस्ट की कीमत थी 300 मिलियन। पूरा हॉल कुछ पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि इतने खतरनाक मॉन्स्टर्स के हिसाब से ये प्राइस बेहद सस्ती थी। असल में ऐसे बीस्ट्स की असली कीमत इससे कई गुना ज्यादा होती, लेकिन सुपिंग ने साफ कहा, ब्लू प्लैनेट की मौजूदा हालत को देखते हुए वो इन्हें इतने कम दाम में बेच रहा है। उसके कस्टमर्स भी पैसे देने को तैयार थे, क्योंकि पिनिकल टावर से उन्हें भारी पेचेक्स मिलते थे। तभी वो आगे बढ़ा और बोला, किंग बीस्ट्स हमेशा सॉवरेन क्रीचर्स माने जाते हैं। ऐसे मॉन्स्टर्स को इतनी कम कीमत में देना तुम्हारी तरफ से बहुत बड़ी जेनरोसिटी है। लेकिन सुपिंग ने शांत आवाज में अपना असली मकसद बताया। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, वो इन बीस्ट्स का इस्तेमाल मॉन्स्टर हॉर्ड्स को खत्म करने के लिए करना चाहता था। वुकू ने तुरंत जिम्मेदारी लेते हुए कहा, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं ह्यूमैनिटी की रक्षा करूंगा। इसके बाद सब लोग उत्साह से अपने अपने पेट्स चुनने लगे। कुछ देर बाद 40 में से 32 क्रीचर्स बिक चुके थे। अब सिर्फ 8 बीस्ट बचे थे। तभी एल्डर ली ने समझाया, एक इंसान आमतौर पर 4 या 5 बीस्ट से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता, इसलिए वो लोग किसी पर फोर्स भी नहीं कर सकते। उसी समय तियन लिन, रोयन, चेयरमैन सू और अंकल छिन भी आगे आए। वो लोग भी अपने लिए बीस्ट खरीदना चाहते थे। सुपिंग को इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उससे पहले उसने उन्हें डिवाइन फ्रूट्स ऑफर किए ताकि वो तुरंत लेजेंडरी रैंक तक इवॉल्व हो सके। हालांकि उसके पास सिर्फ 2 फ्रूट्स थे, मतलब चारों में से सिर्फ 2 लोग ही उनका इस्तेमाल कर सकते थे। सुपिंग ने वार्निंग देते हुए कहा, अगर तुम ये फ्रूट इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारी पोटेंशियल हमेशा के लिए सी लेवल रियल्म पर रुक जाएगी। तुम कभी उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन फिर भी ये लेजेंडरी रैंक तक पहुंचने का मौका था, और अंकल छिन व रोअन जैसे लोगों के लिए
जो हमेशा अपनी लिमिट से दुखी रहे थे। ये मौका किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन तभी बाकी लोग इमोशनल होकर ड्रामा करने लगे। ये देखकर सुपिंग चिढ़ गया। उसने कहा, इतना सोचने का समय नहीं है, और अगले ही पल उसने दोनों बूढ़ों को जबरदस्ती फ्रूट्स खिला दिए। जैसे ही उन्होंने फ्रूट्स निगले, उनकी बॉडी से भयानक एनर्जी फूट पड़ी। बूम! उनकी शर्ट्स तक फट गईं। बिल्कुल किसी ड्रैगन बॉल ट्रांसफॉर्मेशन की तरह। उनकी मस्कुलर फिजिक्स और बढ़ती ऑरा देखकर आसपास के यंगस्टर्स पूरी तरह ऑ में पड़ गए। उधर वुकू और एल्डर ली लगातार सुपिंग की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसके पास एंडलेस टेक्निक्स और ट्रेजर्स थे। अब जबकि ये दोनों लोग लेजेंडरी रैंक तक पहुंच चुके थे, वो अपनी नई ताकत से बेहद खुश थे। आखिर वो पहले ही बूढ़े हो चुके थे और इससे आगे बढ़ने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। इसके बाद सुपिंग ने बाकी बचे 8 किंग बीस्ट्स भी उन्हीं लोगों को दे दिए, और इस तरह सभी वॉइड बीस्ट्स पूरी तरह सोल्ड आउट हो गए। लेकिन उधर वेस्ट सी रीजन में हालात और भी भयानक हो चुके थे। मॉन्स्टर्स खुलेआम तबाही मचा रहे थे, और यहाँ तक कि बैटलशिप्स भी उन्हें रोक नहीं पा रही थीं। लेकिन उन मॉन्स्टर्स को काबू करना लगभग नामुमकिन हो चुका था। समुद्र के अंदर लेवायथन्स हर इंसान को बेरहमी से खत्म कर रहे थे, और डरावनी बात यह थी कि वहां सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं था, एक विशाल क्रैब मॉन्स्टर भी था, और उसके साथ एक भयानक क्रैकन भी समुद्र में तबाही मचा रहा था। लोग धीरे धीरे उम्मीद खोते जा रहे थे, और आखिरकार ज्यादातर लोग उन बीस्ट्स का शिकार बन गए। उधर पिनिकल टावर हेडक्वार्टर्स में नॉर्थ यूरोप और वेस्ट सी रीजन की एनाइलेशन की खबर पहुंच चुकी थी। दोनों क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ था। टावर के सभी हाई मेंबर्स अब समुद्री बीस्ट्स को लेकर परेशान थे। सबसे बड़ा शौक ये था कि वाटर एम्परर, जिसने कभी टावर मास्टर के साथ पैक्ट किया था, उसने भी अब बिट्रेयल कर दिया था। तभी टावर मास्टर ने अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ इमरजेंसी कॉल की। उसने आदेश दिया, जो भी लेजेंडरी रैंकर्स मौजूद हैं उन्हें तुरंत इकट्ठा किया जाए। इसीलिए सुपिंग और बाकी लोगों को भी बुलाया गया। वुकू गुस्से में बोला, हमें हमारी पोजीशन से हटाकर यहाँ क्यों बुलाया गया है? तभी सीनियर ली ने भारी आवाज में कहा, अब मेहनत करने का क्या फायदा? फॉर्मेशन कोलैप्स होने की वजह से ही ये पूरी बीस्टाइड शुरू हुई है। मतलब वो लोग इस दुनिया की बर्बादी का दोष वुकू और सुपिंग पर डाल रहे थे। सुपिंग जवाब देने ही वाला था कि तभी एक वॉरियर गुस्से से चिल्लाया। उसने टावर मास्टर को मूर्ख कह दिया। उसने कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने सदियों तक इस धरती की रक्षा की है, और जब इन्हें सप्लाईज चाहिए थीं तब पिनिकल टावर ने उनकी कोई मदद नहीं की। लेकिन उनकी बातें उस शराबी बूढ़े इमॉर्टल के कानों तक नहीं पहुंची। वो अब भी हर चीज का दोष वुक्शु की बटालियन पर डाल रहा था। तभी वुकू भी आगे आया। उसने गुस्से में कहा, अगर हमारी कंट्रीब्यूशन ना होती तो तुम जैसे शराबी आज तक जिंदा भी नहीं रहते। अब सुपिंग का गुस्सा भी खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका था। उसने साफ कह दिया, जरूरत पड़ी तो वो पूरे पिनिकल टावर को खत्म कर देगा। हालात इतने तनावपूर्ण हो गए कि टावर मास्टर को खुद बीच में आकर सबको शांत करना पड़ा। लेकिन सुपिंग रुका नहीं। उसने सीधे टावर मास्टर पर टेरेबल मैनेजमेंट का आरोप। हालांकि लड़ाई बढ़ाने के बजाय युअनफंग ने आगे आकर 2 बड़ी समस्याओं के बारे में बताया। पहली समस्या थी रेफ्यूजीज को सुरक्षित जमीन तक पहुंचाने के लिए स्पेशल टनल बनाना। इसके लिए एक प्रॉपर लेजेंडरी रैंकर टीम की जरूरत थी। ये जिम्मेदारी वुकू और उसकी टीम को सौंप दी गई। तभी सुपिंग ने पूछा, ये जुओशन कौन है? तब उसे पता चला कि जुओशन टावर मास्टर का बीस्ट है और उसके पास स्पेस लॉज की शक्तियां हैं। उसकी सबसे बड़ी एबिलिटी थी पूरे पहाड़ों को हिलाना और समुद्र तक भर देना। लेकिन दूसरी समस्या उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। उन्हें एक लेजेंडरी रैंक्ड टीम चाहिए थी जो आगे आने वाले विनाश को रोक सके। दूसरी टीम का काम था जुओशन द्वारा बनाए जाने वाले स्पेशल टनल को मॉन्स्टर्स के हमले से बचाना। अगर टनल डिस्ट्रॉय हो जाता तो लाखों रेफ्यूजीज बीच रास्ते में मर जाते। इसीलिए दोनों टीम्स इसी मिशन के लिए तैयार की गईं। उधर सुपिंग को अचानक एक मैसेज मिला। उसमें बताया गया था कि बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट का रिकंस्ट्रक्शन आखिरकार सफल हो गया है। ये सुनकर सुपिंग खुश हो गया, क्योंकि आने वाली लड़ाई में ये उनके बहुत काम आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि उसका एलाई और जानकारी दे पाता, सिग्नल्स अचानक कट गए। सुपिंग तुरंत होली लाइट सिटी जाने की परमिशन मांगने लगा, और उधर होली लाइट सिटी की हालत बेहद भयानक हो चुकी थी। पूरी एकेडमी आग की लपटों में घिरी हुई थी।
मॉन्स्टर इन्वेजन ने पूरे बिल्डिंग पर हमला कर दिया था। उन मॉन्स्टर्स में सबसे खतरनाक था आयरन स्पाइन्ड अर्थ ड्रैगन बीस्ट। वो क्रीचर पहले ही कई लोगों की जान ले चुका था, लेकिन उसी समय कॉन्ट्रैक्ट कॉपी टेक्निक अभी सिर्फ 90% कंप्लीट हुई थी। मॉन्स्टर्स लगातार उसकी तरफ बढ़ रहे थे और अब उसकी जान के साथ साथ टेक्निक कंप्लीशन भी खतरे में थी। वो डरकर भागने लगी, लेकिन अचानक गिर पड़ी। अगले ही पल एक ड्रैगन ने उसकी टांग को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। अब वो पूरी तरह इमोबिलाइज थी और मौत उससे बस कुछ कदम दूर थी। आखिरी उम्मीद के तौर पर उसने अपनी बीस्ट टेमिंग स्किल एक्टिवेट की और उस ड्रैगन को जबरदस्ती सुला दिया। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि 2 और ड्रैगन्स उसके सामने खड़े थे जो किसी भी पल उसे मार सकते थे। लेकिन उसने नारुतो की साकुरा की तरह यूजलेस बनने से इनकार कर दिया। उसने तुरंत मरे हुए ड्रैगन की बॉडी का इस्तेमाल करके ट्रैप तैयार किया और अगले ही पल बूम, दोनों ड्रैगन्स उसी ट्रैप में फंसकर मारे गए। इस तरह उसकी जान बच गई। आखिरकार टेक्निक कॉपी प्रोसेस पूरी हो चुकी थी, लेकिन वो खुद बुरी तरह घायल हो गई थी और एकेडमी के अंदर हर तरफ आयरन ड्रैगन्स घूम रहे थे। मतलब उसके पास भागने की जगह लगभग खत्म हो चुकी थी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि वो सभी ड्रैगन्स अभी यंगलिंग्स थे, इसीलिए उसे अब भी बचने की थोड़ी उम्मीद थी। वो तेजी से अपनी मास्क की तरफ भागी और फिर उसने मॉन्स्टर्स पर कुछ स्पेशल वायल्स फेंके। दोनों ऑपोजिट नेचर वाले वायल्स फूटते ही एक भयानक एसिडिक स्मोक स्क्रीन बन गई। तेजाब जैसी उस धुंध ने ड्रैगन्स को बुरी तरह जला दिया और कुछ ही सेकंड में दोनों मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर पड़े। उसने एक और लड़ाई जीत ली थी। असल में उस एजेंट का एसिडिक इफेक्ट ही इन ड्रैगन्स की सबसे बड़ी कमजोरी था। लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने वाली थी, घायल ड्रैगन्स ने एक भयानक चीख निकाली। उनकी रोर इतनी डरावनी थी कि पूरा बिल्डिंग कांप उठा। वो लड़की डरते हुए सोचने लगी, अब ये क्या करने वाले हैं। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि अगले ही पल टूटी हुई दीवार के पीछे से एक विशालकाय आंख उसे घूरती दिखाई दी। वो किसी टाइटैनिक बीस्ट की आंख थी। उस पल उसे समझ आ गया, शायद अब वो सच में खत्म होने वाली है। उधर सीन बदलता है वेस्टर्न सी रीजन के इवैक्यूएशन पॉइंट पर, जहां एंडलेस मॉन्स्टर हॉर्ड्स लोगों पर टूट पड़ रही थीं। मॉन्स्टर हॉर्ड्स समुद्र की लहरों की तरह टूट पड़ रही थीं, मानो पूरा सुनामी इंसानों को निगलने आ रहा हो। लीडर वूकू और उसके लोग जुओशान के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो स्पेशल टनल एक्टिवेट कर सके। अगले ही पल उसके पेट ने स्कॉचिंग हेवन फ्लेम्स छोड़ी। भयानक आग की लपटों ने सामने आने वाले मॉन्स्टर्स को जलाकर राख कर दिया। उधर एक और वॉरियर ने आइस सोल मिस्ट एक्टिवेट की, जिससे पूरा बैटलफील्ड बर्फीली धुंध में बदल गया। फिर तीसरा वॉरियर अपने विशाल जायंट टर्टल पेट के साथ आगे बढ़ा और उसने जमे हुए मॉन्स्टर्स को चकनाचूर करना शुरू कर दिया। सीनियर ली भी पीछे नहीं रहा। उसने अपने समन्स बुलाए और दोनों क्रीचर्स ने थंडर और विंड अटैक्स छोड़े। अचानक पूरा बैटलफील्ड एक विशाल हरिकेन में बदल गया। तेज धार वाली हवाएं और गरजती हुई बिजली सैकड़ों मॉन्स्टर्स को पल भर में खत्म कर रही थी। बैटलशिप के सोल्जर्स ये देखकर खुश हो उठे। उन्हें लगा सब कॉन्टिनेंटल रीजन से मदद आ गई है और अब उनकी जान बच सकती है। लेकिन तभी बूम, एक भयानक अर्थक्वेक ने पूरी जमीन हिला दी। अगले ही पल धरती फट गई और उसके अंदर से एक टाइटैनिक मॉन्स्टर बाहर निकला। वो क्रीचर देखने में सरप्राइजिंगली क्यूट था, लेकिन उसका साइज इतना विशाल था कि पूरे शहर को ढक सकता था। लीडर वाक्षु ने तुरंत कहा, घबराओ मत, ये हमारा एलाय है। मतलब उन्हें अब सबसे बड़ी मदद मिलने वाली थी। लेकिन अगले ही सेकंड वो विशाल मॉन्स्टर जागते ही धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सोल्जर्स तो ये देखकर हंसी रोक ही नहीं पाए। शायद ये उतना शानदार सपोर्ट नहीं था जितनी उम्मीद की गई थी। तभी लीडर वाक्षु आगे बढ़ा और उसने अपनी ब्लेड से एक विशाल वर्म मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट डाला। मॉन्स्टर को मारने के बाद उसने उसके विशाल फैंग्स पकड़ लिए और उस मोटे स्नोरलैक्स जैसे क्रीचर पर चिल्लाया, उठो, तुम्हारा फेवरेट खाना आ गया है। अगले ही पल उसने पूरा जायंट वर्म उठाकर सीधे जुओशान के मुंह की तरफ फेंक दिया। वो लेजी जायंट अचानक जाग गया और पपी की तरह खुशी से उसे पकड़कर खाने लगा। लेकिन उसका अगला मूव देखकर सोल्जर्स डर गए। इतना विशाल माउंटेन साइज्ड क्रीचर खुशी में लिटरली उछल पड़ा। सभी को लगा अब तो इम्पैक्ट से पूरा शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन हैरानी की बात, जुओशान पूरी तरह वेटलेस होकर नीचे उतरा। इतना बड़ा मॉन्स्टर होने के बावजूद उसके उतरने का इम्पैक्ट तक महसूस नहीं हुआ। पेट भरने के बाद जुओशान आखिरकार सीरियस हो गया। उसने अपनी शक्ति एक्टिवेट की और एक विशाल स्पेशल टनल बनाना शुरू कर दिया।
पूरा आसमान एनर्जी वॉर्टेक्स से भर गया। अब यही पोर्टल उनकी सबसे बड़ी उम्मीद था। लीडर वुकू ने अपने आदमियों को इकट्ठा करके कहा, ये पोर्टल हमें दूसरे रीजन तक टेलीपोर्ट करेगा। इसी के जरिए सिविलियंस को बचाया जाएगा। इसके बाद सीन बदलता है। डिफेंस लाइन के ईस्टर्न पार्ट में एक वॉच टावर के अंदर वो शराबी इमॉर्टल फिर से शराब पीने में व्यस्त था। उसी समय उसके साथी उससे पूछते हैं, तुम सी एम्परर के बारे में कितना जानते हो? तब वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उस कैटास्ट्रोफी को याद करने लगा। वो कैटास्ट्रोफी असल में उस आदमी की वजह से शुरू हुई थी जो 1000 साल पहले टावर लॉर्ड से हार गया था। उन दोनों की लड़ाई इतनी भयानक थी कि पूरा समुद्र तक भाप बनकर उड़ गया था। सी एम्परर की हार के बाद सी क्लैन के सभी मेंबर्स ने टावर लॉर्ड के प्रति लॉयल्टी की शपथ ली थी। उन्होंने वादा किया था कि वो हमेशा उसके अधीन रहेंगे। लेकिन अब 1000 साल पुराना वो प्रॉमिस टूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि अब उन क्रीचर्स को टावर लॉर्ड का कोई डर नहीं रहा। असल समस्या ये थी कि वो ओरिजिनल टावर लॉर्ड कई सालों से रहस्यमयी तरीके से गायब था और अब लोग शक करने लगे थे कि शायद वो मर चुका है। मौजूदा हालात को देखते हुए करंट टावर मास्टर को हर पॉसिबल मदद की जरूरत थी, खासकर तब जब 4 किंग्स भी अब शैडोज में चालें चलना शुरू कर चुके थे। तभी समुद्र के अंदर से एक गार्गेंचुअन टेल बाहर निकली। उस एक वार ने पूरा टावर तोड़ दिया और दोनों वॉरियर्स को दूर फेंक दिया। सी मॉन्स्टर्स अब सीधे इंसानों के खिलाफ मैदान में उतर चुके थे। ह्यूमैनिटी की सारी आर्म्ड फोर्सेस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उनके वेपन्स उन मॉन्स्टर्स पर लगभग बेअसर साबित हो रहे थे। हालात देखकर दोनों वॉरियर्स ने तुरंत अपने बीस्ट्स के साथ फ्यूजन एक्टिवेट कर लिया। उधर लीडर वुकू लगातार अपने आदमियों को आदेश दे रहा था, डिफेंस मजबूत रखो क्योंकि किसी भी पल नई बीस्ट वेव आ सकती है। उसने अपने मेन को बाकी बचे मॉन्स्टर्स खत्म करने का आदेश दिया। तभी उसके एक आदमी ने खबर दी, सभी रेफ्यूजी ग्रुप्स को सेफली इवैक्यूएट कर दिया गया है। लेकिन उसी पल बूम, ड्रंकन इमॉर्टल की दिशा में एक विशाल एक्सप्लोजन हुआ। अचानक उसके वॉच पर इमरजेंसी नोटिफिकेशन आया। उसके साथी तुरंत पूछने लगे, वहां क्या हो रहा है? कुछ ही देर बाद ड्रंकन इमॉर्टल दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसकी हालत बेहद खराब थी। उसका शरीर बुरी तरह घायल था और वो घबरा कर मदद मांग रहा था। लेकिन सीनियर ली ने उसे ताना मारा, तुम हमेशा सरकाज़म करते रहते थे। अब समझ आया हालात कितने खराब हैं। पहली बार उस शराबी इमॉर्टल का घमंड टूट गया। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और कहा, अभी बस मेरी जान बचा लो। लीडर वुकू ने शांत आवाज में जवाब दिया, ये जगह शराब पीने की नहीं है, ये वेस्टलैंड है जहां हर तरफ मौत और केओस फैला हुआ है। हम चाहें तो तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ सकते हैं क्योंकि अभी हम बैटल में व्यस्त हैं। और वैसे भी टावर मास्टर सिर्फ मिशन कंप्लीट होने पर हमें प्रेज करेगा, तुम्हारी जान बचाने पर नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद वुकू ने कहा, मैं खुद तुम्हें बचाने आऊंगा। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। उसके साथी हैरानी से पूछने लगे, आप ऐसे आदमी को बचाने क्यों जा रहे हैं? तब वुकू ने गंभीर आवाज में कहा, मैं ये दया दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि लेजेंडरी वॉरियर का टाइटल बदनाम ना हो। उसकी ये बात सुनकर उसके सभी कॉमरेड्स के मन में उसके लिए सम्मान और भी बढ़ गया।